देखिए, आने वाले वक्तों को देखना है कि आने वाले वक्तों में क्या होगा, सैलाब के बाद क्या होगा। तो जो पिछली जो डिज़ास्टर आए हैं हमारे मुल्क में, उसके बाद जो हुआ था वही होगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। आपको पूरी दुनिया से इमदाद मिलेगी और वो इमदाद जितनी भी मिलेगी उसका 25% भी, अगर मुझे लगता है 25-50% भी यूज़ नहीं होगा जो जिनके लिए मिलेगी। तो बस जो हमेशा हर बार होता है, हर डिज़ास्टर में कुछ लोग अरबपति से खरबपति बन जाते हैं, वही होगा। और बाकी जो बाज़ एनजीओज भी गरीब से अमीर हो जाती है, बट वो इमदाद प्रॉपर तरीके से आगे उस तरह नहीं पहुंचती। क्या वजह है, क्यों यहाँ पे हम जिस रियासत मदीना से हमारा अगर ताल्लुक़ है तो हमारे अंदर इंसानियत क्यों नहीं जाग रही, और कितना बुरा वक्त हमने देखना है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने कहा एनजीओ पैसे, तो एनजीओ भी इसी मुल्क के लोग हैं। तो जिस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है, इसी तरह के सब एनजीओ के बारे में हम नहीं कह सकते कि हर एनजीओ वाले मतलब सही काम नहीं कर रहे हैं। बाज़ एनजीओ, बाज़ इदारे बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन बाज़ एनजीओ ऐसे भी हैं जो अपनी जेब भरते हैं, जैसे दूसरे लोग भी भरते हैं। इसी तरह हर सियासतदान भी ऐसा नहीं है, या हर हुक्मरान में भी आप 100% नहीं कह सकते कि सब अपनी जेब भरते होंगे। कुछ ऐसे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमको या तो अच्छे लोग हमको भी नज़र नहीं आते हैं, और अच्छा में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, मैंने अपने मुल्क में देखा, हमारे यहाँ हम किसी की तारीफ़ करते हैं ना, उसको कोई बाई नहीं करता, और हम लोगों की बुराइयां जब करने पे आते हैं ना, तो उसकी बाइंग ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पर ज़्यादा सेल वही चीज़ होती है जो दूसरों की खामियां हम बयान करते हैं। जब हम दूसरों की खूबियां बयान करते हैं तो उसकी नाम सेल कर पाते हैं, ना कोई बायर है उसका। तो मकसद कहने का ये कि जितने भी मीडिया हैं वो तारीफ़ करना चाहें तो उनको ऐसा महसूस होता है कि भाई हमको कोई देखेगा नहीं हमारा ये प्रोग्राम। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ यही है कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। मीडिया भी इसी पे डिपेंड करता है कि वो खामियां ज़्यादा दिखाए। आप ऐसा भी नहीं है कि कुछ अच्छे काम भी नहीं हो रहे होंगे, बहुत अच्छे काम होते हैं, लेकिन दिखाया नहीं जाता। उसकी वजह ये है कि उनको ये लगता है अच्छे काम दिखाएंगे तो कोई देखेगा कि, क्योंकि आपके मुल्क में आप खुद भी अपनी लाइफ को भी देख लें। आप किसी भी दोस्तों से मिलने चले जाएं या किसी की ऑफिस में चली जाएं, आप वहाँ पर किसी दूसरे की तारीफ करें तो वो 5 मिनट में आपसे बोर हो जाएगा। और अगर आप किसी की बुराइयाँ शुरू करोगे तो उसमें घंटों गुजर जाएंगे, 2 घंटे आपके साथ बैठेगा। तो मतलब हमारे मुल्क का जो ये प्रॉब्लम है ना, ये सब चीज़ें की जड़ है, बुनियादी जड़ इसी को कहेंगे, जिसकी वजह से हर चीज़ को हम उल्टा करते, हर चीज़ को हम हाईलाइट सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को करते हैं, तो जिसकी वजह से वही परवान चलती है। थोड़ा सा सियासत की तरफ अगर आते हैं, आप माशाल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन है, कभी ज़िंदगी में अगर मौका मिला कि सियासत में आने का, तो किसको फॉलो करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूँ पाकिस्तान की। मुझे लगता है शायद यहाँ पर जितने सियासतदान होंगे, आज बात कह रहा हूँ मैं, जितने लोग होंगे, बहुत कम लोग इतनी हिस्ट्री पे गहरी नज़र रखते होंगे जितनी मेरी है। तो मैंने एक चीज़ देखा कि पाकिस्तान की सियासत जब से पाकिस्तान बना है, बल्कि मैं तो पाकिस्तान के बनने से थोड़ा टाइम पहले से चला जाऊंगा, पाकिस्तान की सियासत उस नेस पे पहुंच गई है कि यहाँ एक आदमी जो अपनी फैमिली से प्यार करता हो, अपने घर से प्यार करता हो, वो रिस्क नहीं लेगा सियासत में आने का। क्योंकि हमारी सियासत को देखा जाए तो मुझे लगता है 1947 से जैसा जैसा वक्त गुजरा हमारी सियासत, बल्कि मैं 47 से भी 2-3 दिन, 14 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए, मैं उससे भी पहले आपको ले जाता हूँ 2-4 दिन पहले। 11 अगस्त 1947 पे मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक स्पीच की थी। मुझे लगता है उस स्पीच पे ही पाकिस्तान डिवाइड हो गया था। तो मकसद कहने का ये है कि हम लोगों की काफ़ी कोताहियाँ हैं, और हम लोग, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में हम उस वक्त गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे या हम अब गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देखें, पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अभी हम गुलामों के गुलाम हैं, बस यही एक सच्चाई है। तो ये ज़्यादा बदतर है ना? नो डाउट, वो कुछ तो करते थे, यानी क्योंकि हम लोगों ने उनसे आज़ादी ली, वो बोला नहीं भाई चले जाओ चले जाओ। अब जिनसे आज़ादी ली उन्हीं के मुल्क में जाने के लिए हम लोग तरसते हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा लें हम। खान साहब के रहने से ज़्यादा बुरे हालात थे या जाने के बाद ज़्यादा बुरे हालात हुए? देखिए, खान साहब के वक्त भी हालात बुरे ही थे, क्योंकि खान साहब ने भी कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं जो अपनी जहाँ तक महदूद थे। मुझे लगता है कि खान साहब की
सोच सिर्फ यही थी कि बस मैं हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है, हर चीज़ मेरे से ही शुरू हो, मुझ पे ख़त्म हो। खान साहब को मैं एज ए पॉलिटिशियन नहीं समझता। सियासत आई नहीं उनको करनी। नहीं, सियासत हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक और भी प्रॉब्लम है, हम सियासत को एक गाली समझ के बात करते हैं। यानी हमको किसी को, कोई आदमी किसी की इंसल्ट, कोई आदमी को हमको ये बोलना होता है कि ये आदमी ख़राब है, तो हम इसको बोलते हैं यार ये तो सियासतदान है। मतलब अब दोस्तों में भी हमने सियासत एक गाली बना दी है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, अगर बगैर सियासत के तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपका घर तक नहीं चलता। सियासत के कुछ प्रिंसिपल हैं जो ऐसे हैं जिसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी इसका सबसे पहला प्रिंसिपल सियासत का ये है कि सबको लेकर चलो। सियासत बहुत अच्छी चीज़ है, सियासत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमने तो सियासत को, मतलब जिसको हमको बुरा कहना होता है हम बोलते हैं यार ये सियासत कर रहा है। सियासत करना तो अच्छी बात है, सियासत का मेन मकसद यही है सबको लेकर चलना, हर प्रॉब्लम को टेबल पे सॉल्व करना। लेकिन हम लोगों ने तो सियासत अल्फाज को इतना गंदा करके रख दिया है। इकबाल साहब, मईशत पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है, बहुत एक अच्छा आपका तज्जिया है उसके ऊपर। इस वक्त पाकिस्तान मईशत को लेकर किस जगह खड़ा है? देखिए, मईशत तो पाकिस्तान की देखा जाए तो तबाह हो चुकी है, ही नहीं कुछ। बस हम लोग बेसिक, हमारी सबसे ज़्यादा खुशियाँ पता है किसमें होती है? हम लोग भंगड़े डालते हैं, हमको दुनिया में कहीं से लोन मिलती है तो हम इमदाद मिलती है तो हम खुश होते हैं। अभी मुझे बताओ, कर्ज लेकर हम जो जितनी खुशियाँ मनाते हैं, तो जिस मुल्क का ये हाल हो उस मुल्क की मईशत के बारे में आप क्या सोच सकते हो? जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आके बोलता है हमारा कर्जा पास हो गया, हमको कर्जा मिल रहा है, और मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देते हैं। तो उस मुल्क की इकोनॉमिक के ऊपर बात हो सकती है? उसके पास इकोनॉमिकली उनके पास कुछ है, उनकी मईशत है कुछ? जिनकी मईशत होती है वो ऐसी बातें करते हैं। आने वाले 5 सालों में कहाँ देख रहे हैं आप पाकिस्तान को? क्या बेहतरी आ सकती है या और क्या बुरा वक्त आ सकता है? कुछ बेहतरी नजर आ रही है या मईशत कुछ ऊपर जाती हुई नजर आ रही है? कोई रास्ता, कोई सोल्यूशन देंगे आप? नहीं, मतलब कहने का ये है कि देखें, हमारे पास काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक्स हैं, लोग हैं, माहिर मासियात हैं, हमारे पास पॉलिसियाँ हैं। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है, पॉलिसी बनाने वाले भी बहुत काबिल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं है, किसी चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं है। को हम लोगों ने एक ऐसा रिवाज बना लिया है कि आप कुछ भी अनाउंसमेंट कर लो, कुछ भी इंटरव्यू में कह दो, स्पीच में कुछ भी बोल लो, उनको पता है कि मुझे कुछ करना तो है नहीं, तो चिकना घड़ा बने हुए। सुनने वाले को भी अब भरोसा नहीं रहा और बोलने वाले को पता है मुझे कुछ करना तो है नहीं। अब इस माहौल में आप किसी से क्या एक्सपेक्ट करोगे? किसी से क्या स्पीच करवा लोगे? किसी से क्या इंटरव्यू ले लोगे? आपने पता है कि ये कुछ भी बोल दें, होता नहीं है। मुझे भरोसा नहीं है आपके ऊपर, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, तो क्या होगा? एतमाद ख़त्म हो गया है। जाहिर है जब हमारे हुक्मरानों ने ही हाथ हटा लिया है सर पर से और आगे से वो अपना अपना सोच रहे हैं। खैर इकबाल साहब, ये पहली बार तो नहीं है पाकिस्तान में, कराची के इस वक्त हालात जितने बिगड़ गए कभी नहीं बिगड़े थे। इन 3, 1.5, 2, 4, 6 महीनों को अगर बैक करके देख लें, क्राइम इतना बढ़ गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बिलों पे आवाम पागल होके रह गई है। किस किस चीज़ का रोना रोए? खुदकुशी के जो ग्राफ है वो इतना बढ़ गया, नौजवान जो पढ़े लिखे वो बिल्कुल रुल के रह गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई मामले का सलूशन नज़र नहीं आता। आप लोग एक इस्टेब्लिश है मेमन कम्युनिटी है, ज़ाहिर है वो बैक से, मेमन कम्युनिटी तो खैर वैसे भी अपने लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग लेकर चलती है कि किसी को गरीब होने ही नहीं देती, लेकिन ये एका आवाम में क्यों नहीं आ पाता? हम लोग क्यों इतने बेएतबार हो गए? हमें कोई सपोर्ट ही नहीं है आगे से। आवाम बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे ना सर पे आसमान है ना पाँव के नीचे ज़मीन है। अभी हम कराची वाले जो खुद बेयारो मददगार है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, आज वो खड़े होकर उन सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। बहरहाल इस पर तो एक लंबी स्पीच है, नाजरीन जितना भी बोल लें कम है, इनकी बात बिल्कुल जायज़ है, जितना भी बोल लें असर तो होना नहीं, हमारे आगे वाले लोग चिकना गड़ा है। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हमें बताएं कि जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, कोई नया ऐसा प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में और कुछ लॉन्च कर रहे हैं आने वाले दिनों में? कुछ मुस्कुराए बहुत अच्छे तरीके से, कुछ है सीक्रेट? नहीं, प्रोजेक्ट मेरे पास बहुत हैं, मुझे काफ़ी बिजनेस भी करना है, लेकिन इस मुल्क में बिजनेस करे कैसे मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं ज़्यादा तो मेरा बिज़नेस बाहर ही है। अगर मैं कुछ भी यहाँ बिज़नेस करूँगा तो सीधी बात है, मैं अपना पैसा बाहर से यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा। मुझे बताएं मैं अपना पैसा बाहर से कितना ट्रांसफ़र करूँ यहाँ?
क्योंकि कभी $5 बढ़ जाता है, कभी $10 बढ़ जाता है। आप एक मिसाल, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं। अगर मैं $1 मिलियन ट्रांसफ़र करता हूँ यहाँ पर काम के लिए, क्या भी है वो तो उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। $1 मिलियन अगर मैं आज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैं अभी अपना काम शुरू करूँगा तो वो $9 मिलियन हो जाते हैं। मतलब कहने का आपकी करेंसी इतनी डीवैल्यू हो जाती है। पता नहीं है कि आप समझो ₹100 अगर बाहर से मंगवाते हो, आपने अपना बिजनेस अभी सोचा है कि हाँ करना है, जब बिजनेस शुरू करोगे उससे पहले वो ₹100 आपके ₹90 हो जाते हैं। तो बिजनेस किस तरह करेगा? मेरे पास यहाँ बहुत प्रोजेक्ट है, नो डाउट, यहाँ काम भी हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। जितने मेरे पास आइडियाज़ हैं, जितनी मेरी सोच, कोई ऐसा खास प्रोजेक्ट जिसका आपका पहचान है कि मुझे ये करना ही करना है? नहीं, देखें एक चीज़ मैं बताऊँ, मुझे बिजनेस करना है प्रॉफिट के लिए। ऐसा ही है, सही है, पहली चीज़ तो मैं सीधी बात है, मुझे बिजनेस में यहाँ प्रॉफिट के लिए करूँगा। मेमन बिजनेसमैन नहीं, एक आपको बताता हूँ, मुझे फलाई काम करने हैं वो मैं करता रहूँगा, उसका बिजनेस से ताल्लुक बनता नहीं है। क्योंकि अगर मैं बिजनेस में प्रॉफिट करूँगा तभी मैं बिजनेस करना चाहूँगा ना, वरना क्यों करूँगा? एक बार करूँगा, 2 बार करूँगा, मुझे लॉस होगा तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन मैं फलाई काम यहाँ करता रहूँगा क्योंकि वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन बिजनेस जब आप करते हो तो आप सब चीज़ें देख के करते हो, फिजिबिलिटी बना के करते हो कि हाँ मैं यहाँ पर फ़ायदे में रहूँगा कि नहीं। लेकिन मैंने आपको यही कहा कि अगर मैं बाहर से ₹100 मंगवाता हूँ तो ₹90 बैठे बैठे हो जाता है मेरे प्रोजेक्ट लगने से पहले ही, तो कैसे काम होगा? फिर दूसरी बात है कि यहाँ काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट नहीं किया जाता, काम करने नहीं दिया जाता। मेरे पास वहाँ पर कितनी चाइनीज़ कंपनियाँ, कितने दोस्त हैं मेरे जो यहाँ बिज़नेस करने आए हो, लेकिन उनका बिज़नेस शुरू ही नहीं हुआ। उनको इतनी रुकावट है कि उनको इतनी जगहों पे NOC लेने जानी पड़ी कि वो थक गए। और जब वो वापस गए तो $1 मिलियन जो लाया था वो $9 मिलियन हो गया, रुपीस में उसने कन्वर्ट किया। मतलब हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, जो आने वाली यूथ है, अगर वो बिजनेस की तरफ जाना चाहे तो आप उनको फिलहाल कहेंगे कि बुरा हाल है यहाँ बिजनेस का, ना जाए उस तरफ? आज की तारीख में पाकिस्तान अभी मतलब एक पता ही नहीं ना होगा क्या। देखिए एक रियलिटी है, बाकी बड़ी बड़ी बातें करें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो एक अलग बात है। आपको पता ही नहीं है आपका होगा क्या। एक सिंपल सी बात है कि आप एक प्रोजेक्ट यानी एक बिल्डिंग बना रहे हो, आप उसकी बुकिंग करते हो कि भाई मैं इस तरह से आप लोगों को 3 साल में आपको डिलीवर करूंगा, लेकिन आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही आपको पता नहीं है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, तो आप किस तरह काम करोगे? हर चीज़ आपकी महंगी हो जाती है, आपको पता ही नहीं। आप हाँ एक तरफ एक डॉलर एक जगह रुक जाए, फिर आप सोचो कि हाँ मुझे क्या काम करना है। अब डॉलर ही रुकता नहीं है, आपको यही नहीं पता कि आप काम किस तरह करोगे, कल आप महंगाई कितनी हो जाएगी, कल क्या हो जाएगा, आपको पता ही नहीं है कि अखराजात क्या होंगे। आप जो अगर आप अपनी फिजिबिलिटी नहीं बना सकते, आपको यही नहीं पता कि 1 साल बाद मेरा एक्सपेंस कितना होगा, जब आपको यही नहीं पता तो आप कारोबार कैसे करोगे यार?